अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मज़बीन फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ बसारत इश्क पार्ट 2। रिदा आपी, आज आपका इंटरव्यू है ना फिर से। रिजा और रिदा सहन में बैठी थी और रिदा अपने बैग में फाइल्स रख रही थी। हाँ रिजा, बस दुआ करो जॉब हो जाए। वैसे है कहाँ आपका इंटरव्यू, मतलब कौन सी कंपनी है, रिजा ने पूछा। रिजा ने कल वाली बात किसी को नहीं बताई और आशी को भी मना कर दिया था। उसे अहद के अल्फाज ने बहुत तकलीफ दी थी, लेकिन हमेशा की तरह बर्दाश्त कर गई थी। क्या करती, उसे पिछले 3 सालों से मीडिया यही रवैये ही 3 सालों में यही रवैये ही तो मिल रहे थे। कितनों से लड़ती लड़ती फिरती, बस इसलिए चुप ही रही। मजीद टेक्सटाइल बहुत बड़ी टेक्सटाइल कंपनी है, वहाँ के नए सीईओ को सेक्रेटरी की ज़रूरत है। बस उसी का इंटरव्यू देने जा रही हूँ। इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगी, रिजा ने उसकी हौसला अफजाई की। लेकिन आप ही, अगर पिछले वालों की तरह उन्होंने भी एक्सपीरियंस ना होने की वजह से आपको रिजेक्ट कर दिया तो, रिजा ने अंदेशा जाहिर किया। अल्लाह से हमेशा बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए, अल्लाह सब बेहतर करेगा। ओके, बी हैप्पी, मैं जा रही हूँ। रिदा सादा से लॉन के सूट में सर पे वही सफ़ेद वाली चादर रखे बाहर निकल गई। उसकी अम्मी उसे दरवाजे तक छोड़ने आई। रिदा अभी अभी मजीद टेक्सटाइल्स के ऑफिस पहुंची थी। इतना बड़ा ऑफिस देख के तो उसकी आंखें चुंधिया गई। हर चीज़ इतनी खूबसूरत और अरेंज थी कि वो सब सराए बगैर रह ना सकी। वो अभी डाइनिंग वेटिंग एरिया में बैठी थी। रिदा सादा से हुलिये में थी। वहाँ लड़कियाँ तो बहुत फैशनेबल थी, मेकअप से भरे चेहरे और स्टाइलिश लुक। बस अहद अंदर बैठा उन सब का इंटरव्यू ले रहा था। आज उसे एक लड़की फाइनलाइज करनी ही थी। सब लड़कियां अहद की पर्सनैलिटी से इम्प्रेस हो रही थी। बाकी लड़कियां अपने बारे में बढ़ा चढ़ा के बातें कर रही थी। अहद को सुलझी हुई लड़की चाहिए थी। जब रिदा की बारी आई तो अहद काफ़ी हैरान था कि बाकी लड़कियां उसे इम्प्रेस करने के चक्कर में बहुत मॉडर्न ड्रेसिंग करके आई थी, जबकि रिदा सादे से हुलिये में थी। अहद के सवालात का सादा जवाब देती और टू द पॉइंट बात करती, और यही बात अहद को पसंद आई। सो मिस रिदा इब्राहिम, आपकी क्वालिफ़िकेशन बहुत अच्छी है, आपकी सिंपल बातें पसंद आई मुझे। टू द पॉइंट बात करने वाले लोग मुझे बहुत पसंद है। सो यू आर अपॉइंटेड एज माई सेक्रेटरी, कल आप ज्वाइन कर सकती है। अहद के कहने पर रिदा का चेहरा खुशी से खिल गया। थैंक यू सो मच सर, आप रिसेप्शन से अपना अपॉइंटमेंट लेटर ले सकती है, अहद अपने बाररौब अंदाज में बोला। वो शुक्रिया अदा करती बाहर निकल गई। आखिरकार उसे नौकरी मिल गई थी। वो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। वो रिसेप्शन से अपॉइंटमेंट लेटर लेती खुशी से बाहर की तरफ जा रही थी कि अचानक सामने से आते हैदर के साथ उसकी टक्कर हो गई। वो लड़खड़ाती और गिरने ही वाली थी कि हैदर ने उसे कमर से थाम लिया। उसे घूरने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि फिर उसी से मिल जाएगी। हैदर को भी बहुत खुशी भरी हैरत हो रही थी। वो इतनी जल्दी उसके सामने आ गई थी। आप मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गए। वो अभी भी हिसार में थी। अपनी पोजीशन का अंदाज़ा होते ही वो उससे दूर हुई और गुस्से से बोली, मैं। इससे पहले वो कुछ बोलता जावेद साहब वहाँ आ गए। सर, अहद सर ने आपको अपने कैबिन में बुलाया है। जावेद साहब, आप अहद से कहिए कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ। जावेद साहब ने इस बात में सर हिलाया और चले गए। रिदा को हैरत से सोचने लगी वो आदमी उसे सर क्यों बोल रहा था और ये यहाँ क्या कर रहा था, और अहद सर का नाम कैसे मुंह फाड़ के ले रहा था। हैदर रिदा की हैरत देख के मुस्कुराया और ज़मीन से वो अपॉइंटमेंट लेटर उठाया जो टक्कर से रिदा के हाथ से गिर गया था। उसने लेटर खोला तो देखा रिदा उसी के ऑफिस में काम करेगी। उसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। वो खुद पे जब्त कर गया। तो मिस रिदा इब्राहिम, मेरा नाम हैदर हसीन है और मैं अहद का बिजनेस पार्टनर और दोस्त हूँ। रिदा उससे सर से पाँव तक देखने लगी, जो ब्लैक जीन्स के साथ सफ़ेद शर्ट पहने काफ़ी डैशिंग लग रहा था। हैदर को तो रिदा पहली मुलाकात से ही अच्छी लगने लगी थी, पर अभी सादे से हुलिये में वो उसे मज़ीद प्यारी लग रही थी। रिदा को अब लगने लगा था कि कहीं इस बदतमीज़ी की वजह से वो उसे काम से ना निकलवा दे। वो परेशान हो गई। इसे पहले ही बहुत मुश्किल से नौकरी मिली थी। उसकी आंखों के किनारे भीगने लगे। आई एम सॉरी सर, मुझे पता नहीं था कि आप अहद सर के बिजनेस पार्टनर हैं। वो खुद पे काबू पाती बोलने लगी। हैदर को उसकी आवाज़ में नमी महसूस हुई। वैसे मिस, उस दिन भी आपने मेरे साथ बदतमीज़ी की थी और आज भी।
मुझे माफ़ कर दीजिए सर, प्लीज़ मुझे नौकरी से मत निकलवाइएगा। मुझे बहुत मुश्किल से ये जॉब मिली है। उसने सर झुका लिया। वो हमेशा की तरह अपने आंसू छुपा रही थी। उसकी आंखों से दो मोती फर्श पे गिर के बेमूल हो गए। ये बात हैदर की आंखों से छुपी न रह सकी। उसे वाकई उसके आंसू से तकलीफ हुई थी। रिदा ने फौरन अपने आंसू साफ किए। इससे पहले वो कुछ कहता उसका फ़ोन बजा। अहद का फ़ोन था। उसने उठाया। अहद उससे अर्जेंटली बुला रहा था। वो जाने लगा और मुड़ के रिदा से मुखातिब हुआ। मिस रिदा, आप फ़िक्र मत कीजिए। मैं चाह के भी आपको तकलीफ़ नहीं दे सकता। मैं आपको जॉब से नहीं निकलवाऊंगा। हैदर की बात रिदा को समझ नहीं आई, लेकिन उसने सतशुक्र किया कि वो उसे नौकरी से नहीं निकलवा रहा। हैदर ढके छुपे अल्फाज में अपने दिल के बोल बोल गया, पर रिदा की तो समझ से बलातिर था। रिदा घर में दाखिल हुई तो सबसे पहले भागती हुई आई और रिजा को अपने गले लगा लिया। रिजा, यू नो व्हाट, मेरी जॉब हो गई। अब तुम्हारा इलाज होगा। तुम फिर से देखने लगोगी। वो उसका चेहरा हाथों में लिए मोहब्बत से बोली। सच आपी, आपकी नौकरी पक्की हो गई। रिजा भी बहुत खुश थी। अम्मी, सुना आपने, रिदा आपी की नौकरी हो गई। वो खुशी से अपनी अम्मी को बताने लगी। रिदा पहले ही अम्मी को सब फ़ोन करके बता चुकी थी। वो मुस्कुरा रही थी। हाँ मेरी जान, अम्मी को पता है। बस थोड़े पैसे जमा हो जाए एक दफ़ा, फिर मैं तुम्हारा ऑपरेशन करवाऊंगी। तुम ठीक हो जाओगी। रिदा को बस रिजा के ठीक होने की ख्वाहिश थी। वो चाहती थी कि उसकी बहन दुनिया के हसीन रंग देखे। इंशाअल्लाह बेटा, उनकी अम्मी बोली। वैसे आपी, आपके बॉस का नाम क्या है? मेरे बॉस का नाम अहद मजीद है। मजीद शायद उनके दादा दादा का नाम होगा, जिनके नाम पे कंपनी का नाम है। रिदा की बात पे रिजा मुस्कुराने लगी। उनकी अम्मी बाहर चली गई। वो किचन में कुछ काम कर रही थी। वो रिदा और रिजा के लिए चाय बनाने चली गई। तुम्हें पता है रिजा, जिस इंसान की गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट होने वाला था, वो मिला मुझे वहाँ ऑफिस में। रिदा रिजा को बताने लगी। रिजा को काफ़ी हैरत हुई। क्या वो वहां तक पहुंच गया? पहले मुझे भी यही लगा था, लेकिन बाद में पता चला कि वो तो अहद सर का बिजनेस पार्टनर और दोस्त है। मुझे लगा अब ये मेरी शिकायत कर देगा अहद सर से और वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। फिर रिजा को काफ़ी तजस्सुस हुआ, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। काफ़ी डिसेंट इंसान था वो खोए खोए अंदाज में बोली। वैसे उस डिसेंट इंसान का नाम क्या है? रिजा मज़ीद तहकीकात करने लगी। क्या नाम था? हाँ, हैदर यासीन। चलो छोड़ो इन बातों को। बताओ, ट्रीट कब दे रही हैं? बहुत जल्द ही। रिदा जा रिदा रिजा इधर 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 उधर की बातें करने लगी। इतने में रामीन बेगम चाय लेके आ गई। रिदा ने रिजा के बारे में काफ़ी कुछ सोच रखा था, लेकिन किस्मत ने उसके बारे में कुछ और ही लिख रखा था, और ख़ुद रिदा के बारे में भी। अहद अभी अभी ऑफिस से घर आया था। वो कमरे की तरफ जा रहा था। अभी अभी सीढ़ियाँ चढ़ा था कि सामने मरहा आ गई। आ गए तुम अहद? बहुत देर कर दी तुमने। कब से वेट कर रही थी मैं तुम्हारा। चलो कोई बात नहीं, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं मेड से कह के खाना लगवाती हूँ। मरहा हमेशा की तरह फ्री होने की कोशिश करने लगी। अहद उसके इसी बोल्ड अंदाज से परेशान रहता था। वो मुठ्ठियाँ भींचता अपने गुस्से पे काबू पाने की कोशिश करने लगा। मैं खाना खा चुका हूँ, और मरहा तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे रास्ते में मत आया करो। तुम्हें मेरा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। वो आगे बढ़ने लगा कि मरहा उसके रास्ते में हायल हो गई। मिस्टर अहद मजीद, तुम्हारे साथ तुम्हारे रास्ते में मुझ तक तुम्हारे रास्ते मुझ तक ही आते हैं, और बहुत जल्द हमारे रास्ते भी एक होंगे, और मंजिल भी। मिस मरहा अशफाक, ये तुम्हारी गलत फहमी है। मैं कभी ऐसा होने नहीं दूंगा। वो मरहा को बहुत अच्छी तरह जानता था। वो बहुत ही ज़िद्दी और बदतमीज़ थी, और वो अहद के लिए कुछ भी कर सकती थी, क्योंकि अहद उसकी मोहब्बत से अब ज़िद बन चुका था, जिसे वो हर हाल में हासिल करना चाहती थी। और वो ये भी जानती थी कि उसके दादू की ख्वाहिश है कि वो अहद की दुल्हन बने। अहद, तुम मुझे जानते हो। जो चीज़ मरहा अशफाक को पसंद आ जाती है, वो बस उसकी होकर ही रहती है। मरहा, शायद तुम मुझे नहीं जानती। मैं भी अपने कॉल का पक्का हूँ। जो कह दूँ वो करके ही रहता हूँ। आज मैं अहद मजीद ये दावा करता हूँ कि तुम कभी मुझे पाने के ख्वाब पूरे नहीं कर पाओगी। मेरे दिल में वही लड़की दाखिल हो सकती है जिसे मैं चाहूँगा, जो मेरे दिल में अपनी जगह, अपनी सच्चाई, अच्छाई बना पाएगी। वो उसकी आंखों में झांकता हुआ बोला। देखते हैं फिर, मैं जीतती हूँ कि तुम। वो उसे चैलेंज करती हुई बोली। ज़रूर, शौक से देख लेना। ये कहता हुआ वो साइड से होता लंबे लंबे डग भरता ऊपर रूम में चला गया। मिस्टर अहद मजीद, मरहा ने कभी हार मानना नहीं सीखा।
मरहा ये कहती मॉम डैड की तरफ चली गई। उसके दिमाग ने आहत को हासिल करने के प्लान कर रखे थे। आहत अभी रूम में दाखिल हुआ था, वो बैग साइड पे रखता वॉशरूम में घुस गया और नहा के बाहर आया। वो जैसे ही बाहर आया, उसे साइमा बेगम रूम में आती दिखाई दी। अरे दादी, आप क्यों यहाँ आई? मुझे बुला लिया होता। वो उनका हाथ थामता बेड तक ले आया और उन्हें बिठा दिया और साथ ही उनके कदमों में बैठ गया। क्यों, मेरा आना तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? साइमा ने झट से उसकी बात पकड़ ली। वो हल्का सा मुस्कुराया। नहीं दादी, ऐसी बात नहीं है। वो उनकी गोद में सर रखता हुआ बोला। आहत को हमेशा अपने वालिदैन की कमी महसूस होती थी। जब उसे अपने मामा बाबा की ज़्यादा याद आती थी तो वो साइमा बेगम की गोद में सर रख के बैठ जाता था। क्या बात है मेरा बेटा? वो उसके गीले बालों में उंगलियां चलाती हुई पूछने लगी। असल में कल से आहत काफ़ी डिस्टर्ब था। जब से रिजा से उसकी मुलाकात हुई थी, उसकी महरूमी ने उसे उसकी महरूमी याद दिला दी थी। रिजा के लिए उसके दिल में हमदर्दी ज़रूर थी। दादी, कल मुझे एक लड़की मिली थी। उसकी कॉफ़ी मेरे ऊपर गिर गई थी। मैं उस पर बहुत गुस्सा किया। मुझे पता चला कि वो नाबीना है। एक पल के लिए मुझे लगा मेरी और उसकी तकलीफ एक ही है। मुझे बहुत दुख हुआ अपने रवैये पे दादी। साइमा बेगम हैरान थी कि उनका पोता किसी लड़की की बात कर रहा है, कि उसके रवैये से उसे ठेस पहुंची। उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। आहत, कभी कभी इंसान गलती से वो सब कर जाता है जो उसे नहीं करना चाहिए। तुम इस बात पे दुखी हो कि तुमने उस लड़की का दिल दुखाया। क्या पता, शायद तुम्हारे अल्फाज ने उसे तकलीफ पहुंचाई हो। लेकिन बेटा, तुमने जानबूझ के कुछ नहीं किया। उसकी दादी उसे तसल्ली देते हुए बोली। वैसे आहत, तुम्हें मरहा कैसी लगती है? दादी, आप जो पूछने आई हैं मैं जानता हूँ, और मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि मुझे मरहा में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप दादू को बता दीजिए कि मैं उससे हरगिज शादी नहीं करूँगा। मैं उसी से शादी करूँगा जो मेरे दिल में आएगी। आहत जानता था कि उसकी दादी उससे शादी के बारे में बात करने आई थी। वो उठ गया और मुंह दूसरी तरफ कर लिया। दादी भी खड़ी हो गई। पर क्यों आहत, मरहा घर की बच्ची है और तुम्हारे दादू भी यही चाहते हैं कि मरहा की शादी तुमसे हो। दादी, मैं मरहा से मोहब्बत नहीं करता। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैं उसी से शादी करूँगा जो मेरी मोहब्बत होगी, और अब तक मेरे दिल को कोई नहीं भाई। जो करना है करो, मैं तो बस तुम्हें समझाने आई थी। तुम जानो, तुम्हारे दादू जाने। ये कहकर वो रुकी नहीं थी बल्कि बाहर चली गई थी। दादी, मैं मर के भी मरहा से शादी नहीं करूँगा। दूसरी तरफ रिजा, मैंने सुना है आशी की काफ़ी अच्छी परसेंटेज है। रिदा और रिजा भी अभी अभी सोने के लिए बेड पे लेटी थी। दोनों एक ही कमरे में रहती थी। रिदा ने रिजा से कल के बारे में पूछा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो तो उस इंसान को जानती भी नहीं थी, लेकिन उसके अल्फाज ने उसे बहुत तकलीफ दी थी। उसे इन बातों की आदत हो चुकी थी, लेकिन उस अजनबी ने जो कहा वो उसे काफ़ी तकलीफ दे गया। हाँ अपी, आशी माशाल्लाह है ही इतनी लायक, और उसने मेहनत भी तो बहुत की थी। काश मैं भी यूनिवर्सिटी जा पाती, मैं भी पढ़ सकती, मैं भी अपने ख्वाब पूरे कर सकती। रिजा ने हसरत से कहा तो रिदा ने लंबी सांस हवा के सुपुर्द की। मेरी जान, इंशाल्लाह तुम भी ज़रूर अपने ख्वाब पूरे करोगी। अल्लाह का करम है कि मेरी जॉब हो गई। अब बहुत जल्द तुम्हारा ऑपरेशन होगा, तुम देखने लगोगी। उसने रिजा को तसल्ली दी। इंशाल्लाह भी। रिजा की अब उम्मीद बढ़ रही थी कि वो ठीक हो जाएगी। मिस रिदा, कम टू माई कैबिन। रिदा अभी अपने कैबिन में बैठी कुछ फाइल्स स्टडी कर रही थी कि अचानक टेलीकॉम बजा। आहत ने उसे कैबिन में आने को कहा। ओके सर। रिदा जैसे ही इजाज़त लेके अंदर दाखिल हुई तो देखा सामने हैदर बैठा है। रिदा उसे देख के डर गई। उसे खदशा था कि हैदर उसे जॉब से ना निकलवा दे। वो घबराहट में काबू पाने की कोशिश करने लगी। हैदर की तो आंखों में अलग ही चमक आ गई रिदा को देख के। वो सफ़ेद कलर के कुर्ता शलवार में, सर पे दुपट्टा टिकाए, मेकअप से पाक चेहरा, सादगी में वो उसके दिल में उतर रही थी। हैदर उसे मुस्कुराते देखने में मगन था। यस सर, आपने बुलाया? रिदा अपने आप पे काबू पाते हुए बोली। हाँ मिस रिदा, वो ये हैदर। इससे पहले अहद कहता हैदर बीच में कूद पड़ा। अहद, मैंने कल इनसे अपना तारुफ करवा दिया था। क्यों मिस रिदा, सही कह रहा हूँ ना मैं? हैदर पुरस्कार सा मुस्कुराया। रिदा उसका मतलब समझते ही मजीद डर गई और उसकी आंखों के कोने भीगने लगे कि अब वो उसे जॉब से निकलवा देगा, जो हैदर से छुप ना सका। हैदर को उसकी आंखों की नमी तकलीफ दे रही थी। तुमने तारुफ करवा लिया, चलो अच्छी बात है। तो मिस रिदा, उसने रिदा को अपनी तरफ मुतवज्जा किया जो हैदर को ही देख रही थी। रिदा हड़बड़ाहट पे काबू करती उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। जी जी सर।
आप ठीक तो है ना? आहत परेशानी से पूछा, जिसे उसका यूं गड़बड़ाना अजीब सा लगा। यस सर, आई एम ओके, वो फौरन बोली। हैदर बस इसे देख के मुसलसल मुस्कुराया जा रहा था। अच्छा तुम सीधा, हम एक नई फैक्ट्री का सेटअप करना चाहते हैं, इसलिए हमने साइट पे काम शुरू करवा दिया है। मैं चाहता हूँ कि आप और हैदर उस साइट का विजिट करके आए और काम भी देख आए सही चल रहा है कि नहीं। अहद ने कहा तो रिदा हैरान हो गई कि अब उसे हैदर के साथ साइट पे जाना होगा। हैदर लगातार मुस्कुराए जा रहा था। वो जो चाहता था वो हो रहा था। मैं चलता, मीटिंग है मगर आज एक ज़रूरी मीटिंग है तो वो छोड़ नहीं सकते, और साइट का विजिट भी ज़रूरी है। और मिस रिदा, मुझे सारी रिपोर्ट्स चाहिए, ओके? रिदा ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद हैदर उसके साथ साइट के लिए निकल गया। रिदा परेशानी में थी कि हैदर ने उसकी शिकायत नहीं की। क्या सोच रही हैं आप मिस रिदा? हैदर ने उसे किसी सोच में डूबे देखा तो पूछ बैठा। कुछ नहीं, रिदा ने सादा सा जवाब दिया। वैसे मिस रिदा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं अहद को हमारे झगड़े के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। हैदर ने कहा तो रिदा ने नज़र उठा के देखा। वो बहुत हैरान थी कि उसे कैसे पता चला कि वो यही सोच रही है। आपको कैसे पता चला कि मैं यही सोच रही हूँ? अपने तजस्सुस की वजह से रिदा पूछ बैठी। बस मुझे दिल की बातें पढ़नी आती है। हैदर शरारत से उसकी तरफ झुकते हुए बोला। रिदा पीछे होने लगी। हैदर मुस्कुराया और झट से सीधा हुआ, फिर ड्राइव करने लगा। रिदा ने उसे अजीब नजरों से देखा। हैदर हंसने लगा। उसकी हैरानगी देखकर उसकी भी हंसी निकल गई। मैं मजाक कर रहा हूँ मिस रिदा, आप परेशान मत हो, मुझे कोई दिल की बातें बातें पढ़नी नहीं आती। वो तो बस मैंने तुक्का लगाया जो सही निकला। वैसे स्कूल में मेरा तुक्का कभी इतना एक्यूरेट नहीं लगा। उसकी बात पे रिदा मुस्कुराने लगी। हैदर से पहली बार मुस्कुराता देख रहा था। वो तो मिसमराइज हो गया था। वो मुस्कुराते हुए कितनी अच्छी लग रही थी, ये कोई हैदर से पूछता। हैदर भी मुस्कुराने लगा। उनकी गाड़ी सिग्नल पे रुकी तो वहाँ एक फकीर आ गया। हैदर ने उसे पैसे दिए। अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी सलामत, हमेशा सलामत रखे। फकीर ने उन्हें दुआ दी तो हैदर ने ज़ेरे लब आमीन बोला। रिदा उसकी बात पे हैरान हो गई। वो फकीर उसे हैदर की बीवी समझ रहा था। हैदर बहुत खुश हो गया। उसने फकीर को वापस बुलाया और उससे और पैसे दिए। फकीर मजीद दुआ देता चला गया। रिदा को उसकी दिमागी हालत पे शक होने लगा। सॉरी सर, रिदा उससे माफ़ी मांगने लगी। सिग्नल ग्रीन हो गया। हैदर गाड़ी चलाता उसे अचंभे से देखने लगा। सॉरी क्यों मिस रिदा? वो सर, वो फकीर ने कहा। उसे लगा कि वो हिचकिचाई। क्या लगा? हैदर जानबूझ के पूछने लगा। वो सब जानता था लेकिन रिदा के मुंह से सुनना चाहता था। यही कि हम दोनों क्या? हैदर मुस्कुराते हुए सवाल करने लगा कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ है, इसलिए उसने ऐसी दुआ दी। उसे नहीं पता था कि आप मेरे बॉस हैं, इसलिए सॉरी। रिदा नजरें झुका गई और यही हैदर को लगा कि वो अपना आप रिदा के सामने हार जाएगा। इसमें आप क्यों सॉरी बोल रही हैं मिस रिदा? आपकी क्या गलती है? फकीर को गलतफहमी हो गई। मैंने माइंड नहीं किया, हैदर रिदा से बोला। काश फकीर की बात सच हो जाए, हैदर बस दिल में ही कह पाया। इन्हीं बातों के दौरान वो साइट पे पहुंच गए। वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही थी। वहाँ सुपरवाइज़र उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा था। दोनों सब ध्यान से सुन रहे थे और साथ में रिदा सब कुछ नोट कर रही थी। वो सुपरवाइजर की बातें सुनते साथ साथ चल रहे थे। अचानक रिदा के पाँव के नीचे कुछ आया। वो लड़खड़ा गई। इससे पहले कि वो गिरती, हैदर ने उसका बाजू पकड़ लिया। रिदा की कलाई हैदर के हाथ में थी। जैसे ही दोनों होश में आए, रिदा ने फौरन अपने हाथ छुड़वाए। वो खुजल सी हुई। सॉरी सर, ये कह के वो रुकी नहीं बल्कि आगे बढ़ गई। इट्स फाइन मेरी जान, बहुत जल्द तुम्हें हक से छूऊंगा। तो उसे देख मुस्कुराता हुआ उसे देखने लगा। आज तो किस्मत उस पर बहुत मेहरबान थी, बार बार रिदा को उसके करीब कर देती थी। गर्मी बहुत ज़्यादा थी। रिदा का रंग गर्मी से सुर्ख हो रहा था। हैदर भी काफ़ी लाल हो रहा था। शाम हो चुकी थी। दोनों साइट का विजिट कर चुके थे। बस फैक्ट्री के अंदर एक जगह रहती थी। रिदा सुपरवाइज़र के साथ वहां चली गई। हैदर अहद से फ़ोन पे बात कर रहा था। सुपरवाइज़र किसी काम से चला गया। रिदा वहां खड़ी जायज़ा ले रही थी। ऊपर वाले हिस्से का काम चल रहा था। अचानक ऊपर से लकड़ी के तख्ते गिरे। उन पे कुछ भारी सामान रखा था। वो तख्ते वजन से बर्दाश्त न कर पाए और टूट गए। नीचे रिदा खड़ी थी। रिदा को कुछ टूटने की आवाज़ आई। उसने ऊपर मुड़ के देखा तो सिजदा रह गई। वो वजनी तख्ते उस पे गिरने वाले थे। उसके कदम जैसे वहीं जम गए। उसने आंखें बंद कर ली। अचानक उसे किसी का धक्का लगा। वो उस इंसान समेत दूर जा गिरी। हैदर जैसे ही
जैसे ही बात करके रिदा की तरफ मुड़ा तो उसकी टांगों से जान निकल गई। वो तख्ते रिदा के ऊपर गिरने वाले थे। इससे पहले वो उस पे गिरते हैदर फुर्ती से उस तक पहुंचा और उसे धक्का दे दिया। अब दोनों जमीन पे गिरे थे। चोट किसी को भी नहीं लगी थी। रिदा ने आंखें खोली तो देखा है वो हैदर के हिसार में थी। हैदर को जैसे अपनी पोजीशन का अंदाजा हुआ, वो झट से उठा और वो भी खड़ी हो गई। तुम ठीक तो हो ना रिदा? तुम्हें चोट तो नहीं आई ना? हैदर ने झट से उससे पूछा। उसे रिदा की फिक्र हो रही थी, कहीं उसे चोट तो नहीं आ गई। नो सर, मैं ठीक हूँ, थैंक्स मेरी जान बचाने के लिए। रिदा को शर्मिंदगी हो रही थी। बार बार उसकी वजह से हैदर परेशान हो रहा था। थैंक यू की कोई बात नहीं, आपकी जान बचाना मेरा फ़र्ज़ था। अपनी जान की जान बचाने के लिए कैसा थैंक्स? आखिर में वो बड़बड़ाया। आपने कुछ कहा सर? रिदा ने उसकी बड़बड़ाहट सुन के पूछा। नहीं नहीं तो, खुद पे काबू पाने की कोशिश करते हुए बोला। उसे भी सुपरवाइजर से पे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसकी लापरवाही से आज रिदा की जान भी जा सकती थी। आज पहली बार अपना कुछ कीमती खोने का डर महसूस हुआ, शायद जिसका वो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता था। उसने सुपरवाइज़र की सही से खबर ली, उसे बहुत डांटा। बार बार वो अपनी बातों से जतला रहा था कि आज उस सुपरवाइज़र की एक गलती से उसकी मोहब्बत, उसकी रिदा की जान भी जा सकती थी। वो तो लगभग उसे खोने ही वाला था। उसने अहद को सब बताया। सब जानते थे कि अहद काम के मामले में बहुत सख्त था। वो किसी को काम के मामले में माफ़ नहीं करता था। उसने सुपरवाइज़र को आखिरी वार्निंग दे के छोड़ दिया, पर हैदर को सुकून नहीं मिल रहा था। सो सॉरी, रिदा ने फिर से हैदर से माफ़ी मांगी। बार बार सॉरी क्यों बोल रही हैं आप रिदा? दोनों अभी वापस जा रहे थे। ड्यूटी टाइम ख़त्म हो चुका था, इसलिए वो उसे घर छोड़ने जा रहा था। मेरी वजह से आपको बार बार परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। मिस रिदा, आपकी वजह से नहीं बल्कि किस्मत में ही ऐसा लिखा था, तो उसे हम बदल नहीं सकते। सो प्लीज़ बार बार सॉरी कह के मुझे शर्मिंदा मत करें। रिदा ने हैदर की तरफ देखा जो संजीदगी से ड्राइव कर रहा था। उसके दिल में उसके लिए बहुत इज्जत पैदा हो गई थी। हैदर उसकी तरफ देख नहीं रहा था, लेकिन एक एक चीज़ नोट कर रहा था। रिदा का घर आ गया। वो जाने लगी और जाते जाते मुड़ी। उसने हैदर को घर आने की दावत दी, लेकिन वो इनकार कर गया। वो ऐसा मौका हाथ से नहीं खो सकता था, लेकिन अहद उसका इंतज़ार कर रहा था, इसीलिए उसे जाना पड़ा। रिदा ने घर आने के बाद किसी भी हादसे का नहीं बताया। वो हमेशा से ही ऐसी थी, उसे अपनी तकलीफ़ें छुपाने वाली आदत थी। रिजा, तुम्हें पता है फुप्पू और हारिस आए थे? रिदा रात को रिदा और रिजा हज़े मामूल बेड पे लेटी बातें कर रही थी। अचानक रिदा ने रिजा के साबिका मंगेतर का जिक्र छेड़ा। हारिस रिजा को बचपन से पसंद करता था। अब्बू की ज़िंदगी में फुप्पू ने उसे हारिस के नाम की अंगूठी भी पहना दी थी। पर इब्राहिम साहब की डेथ के बाद जब उसकी फुप्पू को पता चला कि रिजा अब देख नहीं सकती, तो उन्होंने रिश्ता ही तोड़ दिया। हारिस का जिक्र करते ही रिजा के चेहरे पे नागवारी आ गई। रिजा को हारिस के रवैये ने बहुत दुख पहुंचाया था। जब उसे हारिस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब वो उसे छोड़ के चला गया था। उसकी बेमुरवती का तो ये आलम था कि उसने रिजा का हाल भी ना पूछा। रिजा अपने आंसू जब्त करते हुए बोली, कब 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 आए थे? वो बैठ गई और खुद पे ज़ब्त करने के बावजूद उसकी तकलीफ जाहिर थी। वो आंसू रोकते हुए हलकान हो रही थी। रिदा उसका दुख समझ सकती थी। उसने रिजा का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। अम्मी बता रही थी जब तुम आशी के साथ रेस्टोरेंट गई थी तब आए थे वो। लेकिन क्यों आए थे वो? ये देखने कि हम जी रहे हैं या मर गए? ना चाहते हुए भी उसकी आंखों से आंसू आ गए। रिदा ने उसे गले लगा लिया। क्यों आपी, क्यों आए थे? मेरी बेबसी का तमस्सखर उड़ाने आए थे? रिदा के गले लग के रोने लगी। रिजा, वो इसलिए आए थे कि रिदा हिचकिचा रही थी। रामीन बेगम की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वो जानती थी कि रिजा के सामने फ़ायज़ा बेगम या हारिस का जिक्र उसे उसकी महरूमी याद दिलाता है। क्यों आए थे वो आपी? रिजा, वो हारिस की शादी की दावत देने आए थे। अगले महीने हारिस की शादी है, अंकल के बिजनेस पार्टनर की बेटी से। रिदा ने रिजा को बताया। वो तो शौक में चली गई। वो भी हारिस से मोहब्बत करती थी। रिजा के आंसू बाढ़ तोड़कर बहना शुरू हो गए। ये तो एक न एक दिन होना ही था आपी, लेकिन फुप्पू यहाँ दावत देने नहीं, बल्कि मेरे जख्मों पे नमक छिड़कने आई थी। देखने आई थी कि हारिस की साबिका मंगेतर को कैसा लगा उसकी शादी का सुन के। आप ही, कभी कभी तो मुझे लगता है मेरी तकदीर में आंसू के अलावा कुछ भी नहीं लिखा। पिछले 3 सालों से आजमाइश में हूँ और पता नहीं ये आजमाइश कभी ख़त्म होगी भी या नहीं। वो बहुत दर्द भरी आवाज़ में बोली। पिछले 3 सालों से उसने तकलीफ़ें ही तो बर्दाश्त की थी।
ऐसा नहीं बोलते मेरी जान, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। तुम्हें शुक्र करना चाहिए कि शादी से पहले तुम्हें हारिस के बारे में पता चल गया, जिसने तुम्हारा मुसीबत में साथ छोड़ दिया। वो क्या ज़िंदगी के लंबे सफ़र में तुम्हारा साथ देता? तुम देखना, तुम्हारे लिए अल्लाह ने हारिस से बेहतर कोई चुना होगा जो तुम्हें अपनाएगा। उसके लिए तुम्हारी कोई कमी मानी नहीं रखेगी, जो तुमसे सच्ची मोहब्बत करेगा, जो ज़िंदगी के हर इम्तिहान में तुम्हारे लिए मजबूत दीवार का किरदार अदा करेगा, जो किसी भी मुश्किल को तुम तक पहुंचने ही नहीं देगा। आप ही आज के दौर में ऐसे लोग नहीं होते। आजकल लोग मटेरियलिस्टिक होते हैं। लड़की अगर सानूली है तो उसकी शादी उसके माँ बाप के लिए एक महाज बन जाती है। अगर कोई लड़की मोटी है तो उसे इस बात से रिजेक्ट कर दिया जाता है कि लड़की का रंग दूध की तरह सफ़ेद हो। लड़की मोटी ना हो तो लेकिन ज़्यादा पतली भी ना हो। लड़की का कद लंबा हो लेकिन लड़के से लंबा ना हो। लड़की पढ़ी लिखी हो लेकिन लड़के से ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। इस खोखले माशरे की कंडीशंस पूरी करते करते हम लड़कियां कब्र में उतर जाती है। जहाँ ये लोग सानूली मोटी छोटे कद वाली लड़की को कबूल नहीं करते, वहाँ मुझ जैसी अंधी लड़की को कौन कबूल करेगा, जो किसी की मदद के बगैर उठ के एक गिलास पानी भी नहीं ले सकती। रिजा ने सिसकते हुए कहा, और ये सब हमारे माशरे वो तल्ख हकीकत है। हमारे माशरे की वो तल्ख हकीकत है जिसके चलते कई लड़कियां सारी ज़िंदगी अपने वालिदीन की दहलीज पे गुजार देती हैं, इस उम्मीद से कि कोई तो होगा जिसके लिए ये बेमानी हो। नहीं रिजा, अल्लाह बड़ा कारसाज है। मुझे यकीन है खुदा ने कोई ना कोई तुम्हारे लिए भी बनाया होगा जिसके लिए तुम्हारी ये कमी बेमानी होगी, जो तुम्हारे खूबसूरत दिल से मोहब्बत करेगा। उसके लिए रिजा उसकी ज़िंदगी होगी। रिदा उसके चेहरे पे हाथ रखती हुई बोली, आपी, मैं पहले भी ये कह चुकी हूँ कि झूठी उम्मीदें बहुत तकलीफ़ देती हैं। वक्त रहते इन उम्मीदों से हाथ छुड़वा लेना जाए तो ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती। रिजा को तो उम्मीद की कोई किरण नज़र ही नहीं आ रही थी। साथ साथ हारिस की शादी ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। रिजा का तो इंसानियत से भरोसा ही उठ गया था। वो तो पहले ही सबके रवैयों से टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी मुस्कुराती रहती थी। रिजा, अल्लाह जो करता है हमेशा अपने बंदे के हक में अच्छा होता है। वक्ती भले ही तकलीफ़ होती है, लेकिन इसमें पोशीदा बेहतरी का अंदाज़ा बाद में होता है। और ईमान वाले अल्लाह की आजमाइश से दिल बर्दाश्ता नहीं होते, बल्कि खुश होते हैं कि अल्लाह ने उसे इस काबिल समझा कि वो उसकी आजमाइश से गुजरे। और बेशक आजमाइश अल्लाह अपने नेक बंदों पे ही डालता है। और अल्लाह ने कुरान में इस बात की नवीद भी दी है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, और तुम्हारी इस मुश्किल के बाद अल्लाह ने आसानी की होगी। रिदा हमेशा की तरह उसे मोटिवेट करने लगी, आपी, मुझे अपने रब के फैसलों पे कोई शक नहीं। बेशक वो अपने बंदे के लिए बेहतरीन करता है, लेकिन आपी, कभी कभी लोगों के रवैये मुझे बहुत तकलीफ देते हैं। मैं अंदर से टूट चुकी हूँ आपी। रिजा के अश्क थम ही नहीं रहे थे। रिदा ने उसके आंसू साफ किए और बोली, बस रिजा, अल्लाह सब अच्छा करेगा। और लोगों को ख़ास करके फुप्पू और हारिस को भूल जाओ। जब मैं अम्मी और रुशान है ना तुम्हारे साथ, तो आप उन बेमुरवत लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो। रिदा ने उसे गले से लगाया। अच्छा ये बताओ, दवाई ली तुमने? रिदा ने पूछा तो रिजा ने हाँ में सर हिलाया। रिदा ने उसे खुद से अलग किया और लिटा दिया, उसके ऊपर कंफर्टर दे दिया, उसके बालों में उंगलियां चलाने लगी। पता नहीं रिजा कब तुम्हारी आजमाइश खत्म होगी, वो दिल में खुद से मुखातिब थी। उसने नीचे मुड़ के देखा तो रिजा सो चुकी थी। उसने रिजा के माथे पे बोसा दिया और खुद भी लेट गई। एक वो ही थी जिसने मुश्किल में भी अच्छे की उम्मीद नहीं छोड़ी थी। रिजा और घर की जिम्मेदारियों की वजह से वो शादी नहीं कर रही थी। उसका रिश्ता इब्राहिम साहब के अपने दूर के कज़िन के बेटे हमजा से करवा दिया था, और जल्द ही उनकी शादी होने वाली थी, लेकिन हादसे की वजह से शादी ना हो पाई। उसके बाद हमजा और उसकी फैमिली ने बहुत कोशिश की शादी हो जाए। आखिर को रिदा कमाती जो थी, लेकिन रिदा अपनी फैमिली को बेयारो मददगार नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए उसकी शादी लटकी हुई थी। रिदा मुसलसल शादी पोस्टपोन कर रही थी। रिदा ने रिजा की खातिर अपनी खुशियों की कुर्बानी देने से भी गरेज नहीं किया था। रिदा आपी, आपको याद है ना, आज हमारी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है। आपको तो पता है कितनी मुश्किल से हमें ये अपॉइंटमेंट मिली है। प्लीज़ लेट मत कीजिएगा। रिदा ऑफिस के लिए निकल रही थी तो रिजा ने उसे याद दिलाया कि आज उन्हें रिजा का चेकअप करवाने जाना था। हाँ मेरी जान, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगी। मैं आज छुट्टी कर लेती, लेकिन क्या करूँ, परसों भी छुट्टी की थी।
वो उसका चेहरा हाथों में लेते हुए बोली। रिजा ने मुस्कुरा के इस बात में सर हिलाया। रिदा उसका माथा चूम के निकल गई ऑफिस के लिए। रुशान, आज तुम नहीं गए कॉलेज? रिजा ने रुशान की आवाज़ सुनी तो उससे पूछने लगी। रुशान धप से सोफे पर रिजा के पास बैठा। नहीं आपी, आज नहीं गया। आपके साथ हॉस्पिटल जाना था ना, इसलिए, रुशान ने जवाब दिया। लेकिन रुशान, तुमने क्यों छुट्टी की? मैं अम्मी के साथ चली जाती ना। अरे नहीं रिजा, जब मैं हूँ तो अम्मी को तकलीफ देने की क्या ज़रूरत है? मैं जिंदा हूँ अभी, आपका भाई। रुशान की बात पे रिजा खुल के मुस्कुराई। अच्छा आपी, मैं आपके लिए बाहर से आइसक्रीम लेकर आता हूँ, फिर साथ मिलके मूवी एंजॉय करते हैं, ओके? ये कहता रुशान गेट से बाहर निकल गया। रामीन बेगम किचन में काम कर रही थी। रिजा के पास आके बैठी। रिजा, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, उसकी अम्मी संजीदगी से बोली। अम्मी, हारिस के बारे में है ना? रिजा की आंखों में नमी आ गई, जो उसने झट से साफ कर ली, जो उसकी अम्मी की नज़र से ना छुप सका। रिजा मेरी जान, तुम इस बेकदरे इंसान के लिए रो रही हो? अपने कीमती आंसू ऐसे घटिया लोगों के लिए क्यों ज़ाया कर रही हो? उसकी अम्मी उसके आंसू साफ करते हुए बोली। अम्मी, अब मैं पहले वाली वो रिजा नहीं रही जो कमज़ोर थी। अब मैं बहुत मजबूत हूँ और हम हारिस की शादी में जाएंगे, ताकि उन्हें मालूम हो कि रिजा कमज़ोर नहीं है और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो मजबूत लहजे में बोली। पर रिजा, तुम ऐसे मतलब कैसे जाओगी अपने साबिका मंगेतर की शादी में? उसकी अम्मी जानती थी कि वो भले ही ये बोल दे कि वो मजबूत है, लेकिन वो नाबीना होने के बाद बहुत हसास हो गई थी। अम्मी, मैं ज़रूर जाऊंगी उन्हें दुआएं देने, भले ही वो मेरा साबिका मंगेतर है, लेकिन वो मेरी फूफू का बेटा भी तो है। तो हम अब्बू के रिश्ते के नाते ज़रूर जाएंगे। उसकी अम्मी कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक घर के दरवाजे पे दस्तक हुई। अम्मी ने दरवाज़ा खोला तो सामने मोहल्ले की शकीला आंटी थी। वो अम्मी के साथ अंदर आई। अरे बेटा रिजा, कैसी हो? उन्होंने आते ही रिजा से हालचाल पूछा। रिजा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह शकीला आंटी, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अरे वाह रिजा, तुमने मुझे मेरी आवाज़ से पहचान लिया, वरना मुझे लगा था मुझे अपना नाम बताना पड़ेगा। जाहिर है तुम देख जो नहीं सकती। वो रिजा को हमेशा उसकी माजूरी का एहसास दिलाती थी। रिजा ने आंखें मूंद ली। उसे वाकई अपनी महरूमी का अंदाज़ा हो रहा था। उसे बहुत दुख हुआ। इससे पहले उसकी अम्मी कुछ बोलती, वो खुद पे काबू पाती फीका सा मुस्कुरा कर बोली। अरे आंटी जी, भले ही मैं अंधी हूँ, लेकिन बाज़ लोगों की तरह नहीं, जो सब कुछ देखने के बावजूद अंधे होते हैं, जो दूसरों की महरूमी का मजाक बनाते हैं, वो सोच के अंधे लोग होते हैं। रिचा का इशारा उन्हीं की तरफ था। वो बात का मतलब समझती बुरे बुरे से मुंह बनाने लगी। उसकी अम्मी के चेहरे पे बेसाख्ता मुस्कुराहट आ गई। वो मुस्कुराती हुई किचन में चली गई। इतनी बेइज्जती के बाद कुछ नाश्ता तो बनता था। खैर आंटी, छोड़िए ना इन सब बातों को। मैं तो लोगों को उनकी आवाज़ से पहचानती हूँ। मुस्कुराते मुसलसल बोल रही थी। शकीला, तुम्हें कुछ काम था? उसकी अम्मी हाथों में चाय की ट्रे थामे किचन से बाहर आई। हाँ, वो मैं खुशखबरी लेकर आई हूँ, वो एक्साइटेड होते हुए बोली। रिजा और उसकी अम्मी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। वो क्या शकीला? उसकी अम्मी ने इस्तफसार किया। मैं रिजा के लिए एक रिश्ता लाई हूँ। उसकी बात पे रामीन बेगम और रिजा के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। रिजा के चेहरे पे अजियत के आसार साफ दिखाई दे रहे थे। उसे लग रहा था जैसे शकीला आंटी ने उसके चेहरे पे तमाचा मार दिया हो, उसकी बेबसी का मजाक उड़ाया हो। शकीला, तुम मेरी बेटी का मजाक उड़ा रही हो? उसकी कमी को निशाना बना रही हो? पागल हो गई हो क्या? उसकी अम्मी ने गुस्से से कहा। देखो रामैन, मैं तुम्हारी बेटी का कोई मजाक नहीं बना रही। मैं रिजा के लिए रिश्ता लाई हूँ। जो गली के नुक्कड़ वाले अमजद साहब हैं, उनका बेटा शर्जील उसके लिए। वो अपनी रिजा को पसंद करता है और उसकी माजूरी के बावजूद उससे शादी का ख्वाहिशमंद है। वो तहमुल से सब समझाने लगी। तुम पागल हो शकीला? तुम अमजद साहब के उस चरसी जवारी और लफंगे बेटे का रिश्ता मेरी रिजा के लिए लाई हो? दिमाग खराब है तुम्हारा? रामीन बेगम गुस्से से आग बगोला हो रही थी। रिजा को भी ये सब अपनी तजलील महसूस हो रही थी। ये शर्जील अक्सर ही रिजा पे आवाज़ें कसता। कितनी बार उसने रिजा को तंग करने की कोशिश की थी। रामीन, ज़रा ठंडे दिमाग से सोचो। रिजा के लिए रिश्ता आया है। जब उन्हें रिजा की माजूरी से कोई मसला नहीं, तो फिर तुम्हें क्यों है? वो रामीन बेगम उन्हें समझाने लगी। मुझे क्यों ना एतराज़ हो? तुम ऐसे लड़के का रिश्ता लाई हो, पता नहीं कितनी बार लड़कियों को छेड़ने की और जुए की वजह से जेल गया है। मैं कभी भी जानबूझ के अपनी बेटी को दलदल में नहीं ढकेल सकती।
तो रामेन, तुम क्या सोच रही हो? तुम्हारी इस अंधी लड़की के लिए कोई शहजादा आएगा? शकीला झटके से खड़ी होती गुस्से से फनकारी। अगर कोई भी मेरी बेटी का हाथ ना थामे फिर भी मैं इस आवारा शर्जील के हाथ में उसे नहीं दूंगी। मेरी रिजा भले सारी जिंदगी कुंवारी रहे। देखो रामेन, दिमाग से काम लो। क्या तुम सारी जिंदगी रहोगी? क्या पता क्या हो मुस्तकबिल होगा इस लड़की का। इसलिए मैं मेरी मानो शादी करवा दो। वो पैतरा बदलती समझाने की कोशिश करने लगी। रिजा पास बैठी आंसू बहा रही थी अपनी किस्मत पे। मेरी बेटी कोई बोझ नहीं है, समझी तुम? जब उसकी माँ जिंदा है ना, तब तक मैं उसका ख्याल रखूंगी। अब तुम जा सकती हो। वह शकीला को बाहर का रास्ता दिखाते हुए बोली। शकीला गुस्से से बाहर जाने लगी और पलट के बोली, रामेन, तुम्हारी बेटी पक्का सारी उम्र कुंवारी रहेगी, क्योंकि तुम्हारी अंधी बेटी के लिए ऐसे ही शराबी या किसी पागल के ही रिश्ते आएंगे। कोई शहजादा घोड़े पे बैठ के नहीं आएगा और कहेगा मैं आपकी इस अंधी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। वो हंसी और बाहर निकल गई। लेकिन जाते जाते रिजा की माजूरी का बहुत भद्दा मजाक उड़ा गई। रामेन बेगम आंसू साफ करती पीछे मुड़ी तो देखा रिजा वहां नहीं थी। रिजा को घर के कोने कोने का अंदाजा था, इसलिए वो अपने रूम में चली गई। जैसे ही रामीन बेगम कमरे में गई तो देखा रिजा बेड से टेक लगाए बैठी थी। उसकी आंख से आंसू लड़ी की मानिंद बह रहे थे। रामीन पिछले 3 सालों से उसकी हालत देख रही थी। लोगों की बातें उसे हमेशा अंदर से तोड़ देती थी। रिचा बड़ी मुश्किल से नॉर्मल होती थी, लेकिन फिर कोई न कोई आ जाता था अपने अल्फाज से उसकी रूह जख्मी करने। रिजा मेरी जान, रामीन ने उसे उसके कंधे पे हाथ रखते हुए हौले से कहा। तो रिजा तड़प के उनके सीने से जा लगी। मैं मर मर जाना चाहती हूँ। वो दहाड़े मारती हुई रोने लगी। रोने की वजह से उसकी हिचकी बन गई थी। नहीं बच्चे, ऐसा नहीं बोलते। वो उसकी पीठ सहलाती उसे नॉर्मल करने की कोशिश करने लगी। काश मैं अब्बू के साथ ही मर जाती। वो मुसलसल मौत की ख्वाहिश कर रही थी। उसकी अम्मी उसकी बातों से तड़प उठती थी। नहीं मेरी बच्ची, जिंदगी तो बहुत खूबसूरत नेमत है, इस तरह कुफराने नेमत नहीं करते मेरी जान। उसकी अम्मी उसे समझा रही थी। वो उनके सीने से लगी रो रही थी। मम्मी, मम्मी, मैं क्या करूं? मुझे अपनी और तज़लील बर्दाश्त नहीं होती। मेरी ये कमी मुझे अंदर से दीमक की तरह चाट रही है। मैं पल पल मर रही हूँ। बस रिजा, अभी थोड़ी देर पहले तुमने कहा था ना कि तुम मजबूत हो, और अब ऐसे अरे गहरे की बातों से खुद को तकलीफ में मुब्तला करोगी। अम्मी, शकीला आंटी सही ही तो कह रही थी कि मुझ जैसी अंधी लड़की से तो कोई चरसी ही शादी करेगा ना। मुझे कोई प्रिंस चार्मिंग तो नहीं मिलेगा। वो अपनी अम्मी से अलग हुई। नहीं मेरी जान, अल्लाह ने अपने बंदों के लिए बेहतरीन ही सोचा होता है, और वैसे भी जोड़े आसमानों में बनते हैं। और देखना, तुम्हारी रूह के साथी के लिए तुम्हारी सारी महरूमियों को खुद में समेट लेगा। बस अल्लाह पे यकीन रखो और अब रोना बंद करो। आज तुम्हें चेकअप के लिए भी जाना है ना। उसकी अम्मी ने उसके आंसू साफ किए। अब तुम बाहर चलो और चल के बैठो। रुशान आइसक्रीम लेके आता होगा। वो तुम्हें ऐसे उदास देखेगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। और अब तुम फजूल लोगों की बातों पे तवज्जो मत दो। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ, ओके? ये कह के वो उसे बाहर सहन में ले आई। वो चुप तो हो गई, लेकिन उसे शकीला आंटी की बातें बहुत तकलीफ दे रही थी। लेकिन वो रो के अम्मी को और मज़ीद तकलीफ नहीं देना चाहती थी। रिदा इस वक्त कैबिन में बैठी लैपटॉप पे कुछ काम कर रही थी। हैदर उसके कैबिन में आया तो वो उसके कैबिन में आने के बहाने ढूंढता था। हाथ में फाइल उठाए अंदर दाखिल हुआ। उसकी नज़र रिदा पे पड़ी, जो बहुत ध्यान से कुछ टाइप कर रही थी। सादे से हुलिये में भी वो उसके दिल में घर कर गई थी। मिस रिदा, ये फाइल है प्रोजेक्ट की। इसे एक दफ़ा स्टडी कर लीजिएगा। कोई भी बात समझ में ना आए तो मुझसे कंसल्ट कर लीजिएगा। आहद को 2 दिन के अंदर इसकी प्रेजेंटेशन चाहिए। वो उसे फाइल देते हुए बोला। रिदा, जो अचानक इस तरह कैबिन में आने की वजह से परेशान हो गई थी, अपनी नर्वसनेस पे काबू पाते हुए बोली, ओके सर। इससे पहले वो कुछ और बोलती, उसका फ़ोन बजा। उसने फ़ौरन फ़ोन काट दिया। हैदर को उसका रवैया बहुत अजीब लगा। अच्छा, तो अगर आपको हेल्प चाहिए तो बता दीजिएगा। हैदर बोलते हुए रुका। फिर से उसका फ़ोन बजा। उसने हड़बड़ा के फ़ोन काबू पा लिया। रिदा, फ़ोन उठा लीजिए, क्या पता किसी को ज़रूरी काम हो। वो उसके अजीब से रवैये से हैरान था। नहीं सर, कोई बात नहीं, मैं बाद में बात कर लूँगी। अच्छा, तो आप प्रेजेंटेशन पे काम शुरू कर दें। अगर हेल्प चाहिए हो तो मुझे बता दीजिएगा। उसकी बात पे रिदा ने सर हिलाया और हैदर को समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे कैसे बात करे। वो मुस्कुराता हुआ बाहर चला गया। रिदा को फिर से फ़ोन आने लगा। हमजा, तुम्हारे साथ आखिर मसला क्या है? क्यों बार बार कॉल कर रहे हो? अगर मैं फ़ोन काट रही हूँ तो बिज़ी होंगी ना, समझ नहीं आती?
वो सामने वाले इंसान पे सख्त बरहम थी। हैदर भी बाहर खड़ा मुस्कुरा रहा था। दरवाज़ा थोड़ा खुला था। उसने रिदा को पहली बार चिल्लाते गुस्सा करते देखा था। वो काफ़ी हैरान था। वो तो काफ़ी पोलाइट थी, उसे गुस्सा आ रहा था। देखो हमजा, मैं अभी घर पे नहीं हूँ कि तुमसे मोहब्बत भरी बातें करूँ। और वैसे भी मैं इन शिट बातों पे यकीन नहीं करती, इसलिए जो कहना है जल्दी बोलो। उसकी सारी बातें सुन के हैदर के दिल में अजीब सा डर था। कहीं वो किसी से मोहब्बत, लेकिन उसके लहजे से बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। मैं कहीं नहीं जा रही तुम्हारे साथ। तुम मेरे होने वाले शौहर होंगे, अभी हुए नहीं हो, अभी सिर्फ मंगेतर हो, इसलिए रौब किसी और को दिखाना, समझे? अब मुझे कॉल करके डिस्टर्ब मत करना। उसके अल्फाज हैदर के सर पे हथौड़े की तरह लगे। इसका मतलब जिस लड़की से वो मोहब्बत करने लगा था उसकी मंगनी हो चुकी थी। उसको बहुत तकलीफ थी। वो खुद को घसीट के कैबिन तक पहुंचा। उसकी आंखों में लाशऊरी तौर पे आंसू आ गए। उसे बहुत तकलीफ थी, लेकिन वो झटके से खुद से मुखातिब हुआ। इस उसकी सिर्फ मंगनी हुई है, शादी नहीं है। और उसे देख के लग नहीं रहा था कि वो उस मंगनी से खुश थी। मुझे इस हमजा के बारे में सब पता लगवाना होगा। और मिस्टर हमजा, रिदा तो मेरी है और उसे हर हाल में मैं अपना बना के रहूँगा। मुस्तहकिम इरादा करते अपने दोस्त को कॉल करने लगा। हाँ हेलो असफंद, मुझे एक इंसान के बारे में पता लगवाना है, लेकिन मेरे पास उसकी फ़ोटो नहीं है, ना ही मैं उसे जानता हूँ। बस मुझे ये पता है कि उसका नाम हमजा है। लेकिन यार हैदर, इस शहर में पता नहीं कितने हमजा हो। फ़ोन के रिसीवर पे असफंद की आवाज़ गूंजी। वो सब मुझे नहीं पता, असफंद कहीं से भी हो, लेकिन मुझे उसका सारा डेटा मुझे चाहिए। वो कुर्सी पे मुसलसल हिल रहा था। उसे किसी तौर सुकून नहीं था। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ, असफंद ने कहा तो हैदर ने शुक्रिया बोलते हुए फ़ोन बंद कर दिया और सर अपनी चेयर पे गिरा दिया। रिदा, तुम मेरा इश्क हो, मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा। तुम सिर्फ मेरी होगी मेरी जान। ये वादा रहा हैदर यासीन का, होने वाली मिसेस हैदर यासीन से। वो मुस्कुराता हुआ उसे मुखातिब करने लगा। रिदा अभी कहाँ रह गई? 2 बजे बोल के गई थी, अब 3 होने वाले हैं। रुशान अभी रिजा के लिए रिदा के ऑफिस के बाहर खड़ी टैक्सी में उसका वेट कर रहा था। उन्हें रिदा को ऑफिस से लेके हॉस्पिटल जाना था। उनके 4 बजे की अपॉइंटमेंट थी। रुशान, तुम आप ही को फ़ोन लगाओ, रिजा ने कहा तो रुशान को फ़ोन लगाया, जो दूसरी बेल में ही उठा लिया गया। हाँ रुशान बोलो। वो कुछ काम कर रही थी। वो इतनी बिजी थी कि उसे याद ही नहीं रहा था कि उन्हें डॉक्टर के पास जाना है। आप ही कहाँ हैं आप? हम आपके ऑफिस के बाहर वेट कर रहे हैं, जल्दी आइए, 4 बजे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है ना आज। रिजा रुशान के हाथ से मोबाइल लेती रिदा से पूछने लगी। ओह सॉरी यार, मुझे याद ही नहीं रहा, मैं अभी सर से छुट्टी लेके आती हूँ। ये कह के रिदा अहद के कैबिन की तरफ चलने लगी। जल्दी करना आप ही प्लीज़, परसों भी कैंसिल हो गई थी अपॉइंटमेंट। रिदा अहद से इजाज़त लेती अंदर दाखिल हुई। सर मुझे हाफ डे लीव चाहिए। सब जानते थे अहद काम के मामले में बहुत सख्त था। वो डरते हुए पूछा वो उसने डरते हुए कहा, मिस रिदा, आपने अभी ज्वाइन किया हुआ, आपको सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं। परसों भी आपने छुट्टी की थी और आज आपको हाफ डे लीव चाहिए। क्या मैं इस गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह जान सकता हूँ? वो हमेशा की तरह संजीदा लहजे में रौब से बोला। वो लैपटॉप साइड पे रखते जवाब का इंतज़ार करने लगा। सर कुछ पर्सनल काम है, प्लीज़ सर, वो हिचकिचाते हुए बोली। आप जानते हैं 2 घंटे में हमारी मीटिंग है। सॉरी, आपका परसों की छुट्टी की वजह से बहुत सा काम पेंडिंग है, इसलिए आप नहीं जा सकती। सर प्लीज़, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो परेशानी से बोली। नो मीन्स नो, अगर इतना ही ज़रूरी है तो आप रिज़ाइन दे के जा सकती है, वरना सॉरी, वो संजीदगी से बोला। रिदा आंसू कंट्रोल करती बाहर निकल गई। आज डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी था, लेकिन वो नौकरी नहीं छोड़ सकती थी। उसे नौकरी की बहुत ज़रूरत थी। उसने फ़ोन करके रिजा को मना कर दिया और घर जाने को कहा। उसने बताया कि उसे छुट्टी नहीं मिल रही थी। रुशान, मुझे आप ही के ऑफिस ले चलो, हम आप ही के बॉस से बात करेंगे, वो ज़रूर आप ही को भेज देंगे। उसकी बात पे रुशान उसका हाथ पकड़ता अंदर ले गया। वो रिसेप्शन पे बात कर रही वो रिसेप्शन पे बात करती हैं कि उसे बॉस से बात करनी है। पहले तो सबा उसे अजीब सी नज़रों से देख रही थी। उन्हें नहीं पता था कि वो रिदा की बहन है। अहद जो फ़ोन पे बात कर रहा था, वो मीटिंग रूम की तरफ जा रहा था। अचानक उसकी नज़र रिजा पे पड़ी। वो पहली मुलाकात के बाद भूल नहीं पाया था। उसे खुशगवार हैरत हो रही थी। वो यहाँ क्या कर रही है? ब्लैक सादे से फ्रॉक में वो कोई परी मालूम हो रही थी। रिसेप्शनिस्ट उसे मिलने नहीं दे रही थी। अहद वापस कैबिन की तरफ गया और पियून को भेजकर रिजा को कैबिन में बुलवा लिया।
सर मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। रुशान रिजा को लेकर जैसे ही कैबिन में आया वो बोलने लगा। जी कहिए मैडम, अहद ने कहा तो रिजा को ये आवाज़ काफ़ी शनासा शनासा लगी। सर मैं रिदा इब्राहिम की छोटी बहन हूँ। उसकी इस बात पे अहद काफ़ी हैरान हुआ। दुनिया तो वाकई गोल है। सर प्लीज़ आप उसे लीव दे दीजिए। एक्चुअली आई एम ब्लाइंड। हमारी आज डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है। बहुत मुश्किल से हमें अपॉइंटमेंट मिली है। परसों भी इसीलिए आप ही ने छुट्टी की थी, लेकिन डॉक्टर को पर्सनल इश्यूज़ की वजह से जाना पड़ा। वो बोल रही थी तो अहद उसे टुकटुकी बांधे देख रहा था। वो जैसे किसी और दुनिया में पहुंच चुका था। उसने रिजा से मिलने की ख्वाहिश ज़रूर की थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी ख्वाहिश इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी। सर प्लीज़ हम लेट हो रहे हैं। रिजा ने याद करवाया तो वो होश की दुनिया में लौटा। उसके चेहरे पे बेसाख्ता मुस्कुराहट आ गई। मिस इदा कम टू माई कैबिन। अहद ने फ़ोन किया तो वो जब इजाज़त लेती अंदर आई तो उसे देखकर हैरान हो गई। रिजा तुम यहाँ क्यों आ गई? मेरा मतलब है। रिता जैसे ही अहद के कैबिन में आई सामने रिजा को देख के हैरान हो गई। वो फ़ौरन उसके पास पहुंची। आपी आज चेकअप करवाना ज़रूरी था। आपको पता है पूरे महीने के इंतज़ार के बाद इन आई स्पेशलिस्ट का अपॉइंटमेंट मिला है। हाँ लेकिन रिदा हिचकिचाई। अहद जो पता नहीं उसे यहाँ देख इतना फ्रेश फील कर रहा था, मुस्कुराए जा रहा था। उसका हुस्न उस काले रंग में दमक रहा था। अहद को पता नहीं क्यों उसमें कशिश महसूस हो रही थी। नजरें हटने को तैयार ही नहीं थी। वो अपनी हालत पे हैरान था। प्लीज़ सर, इट इज़ इट इज़ अ रिक्वेस्ट। प्लीज़ आप ही को ऑफ दे दे। हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। वो अहद से मुखातिब हुई। रिजा कोई बात नहीं, हम अगले महीने चले जाएंगे। मुझे बहुत काम पेंडिंग है। तो आज नहीं चल सकते। रिदा को डर था कहीं अहद रिजा या उसे ना डांट दे। एक मिनट मिस रिदा, अपॉइंटमेंट ज़रूरी है। आप चली जाइए। मुझे पहले नहीं पता था कि बात आपकी सिस्टर की सेहत की है, वरना मैं आपको नहीं रोकता। अहद की नज़रें रिजा पे ही थी। रुशान भी साथ खड़ा सब देख रहा था। इतने में हैदर भी अंदर आया। वो ऑफिस में अजनबी लोगों को देख के हैरान था। जैसे ही उसने रिजा को देखा उसे याद आया कि ये तो वही अंधी लड़की है। अहद ये तो वही। हैदर अहद के पास आते ही कुछ बोलने वाला था कि अहद ने उसे आंखों से चुप रहने का इशारा किया। हाँ, ये तो मिस रिदा की सिस्टर है। नाम क्या है? अहद ने फौरन से उससे बात काटी। रिजा नाम है मेरा सर, रिजा ने जवाब दिया। हैदर तो हैरान हो गया कि अहद ने पहली बार जिस लड़की को घूरा था वो रिदा की बहन है। उसे दिमाग में खुराफात ने जन्म लिया। मतलब अहद रिजा को पसंद करता है। वो किसी सोच में गुम मुस्कुराया था। क्या सोच रहा है? हैदर ने उसके करीब आके पूछा। वो होश की दुनिया में लौटा। हैदर को सच में अहद की हरकतों पे हंसी आ रही थी। वो बिल्कुल छोटी उम्र के लड़कों वाली हरकतें कर रहा था। कुछ नहीं, वो हड़बड़ाया। तो मिस रिदा आप अपनी सिस्टर के साथ जा सकती है। अहद ने उसे परमिशन दी तो हैदर फौरन बोला, मैं आप लोगों को हॉस्पिटल छोड़ देता हूँ। हैदर रिदा को प्यार भरी नज़रों से देख के बोला। तो अहद ने फौरन उसकी बात काटी। हैदर तुम्हें मीटिंग अटेंड करनी थी ना, तो जाओ, तुम जाओ। मैं इन्हें हॉस्पिटल छोड़ दूंगा। वैसे भी मैं अपने दोस्त की अम्मी को देखने हॉस्पिटल जा ही रहा हूँ, तो इन्हें भी छोड़ दूंगा। क्या ख्याल है मिस रिदा? उसने रिदा से पूछा। वो उसका ये रवैया देख के हैरान हो गई, क्योंकि वो तो ऐसा नहीं था, बिल्कुल सख्त था। उसके लहजे में बच्चों वाली बात थी, जैसे कोई बच्चा खुश हो। पर सर 2 घंटे बाद मीटिंग थी। वो हिचकिचाते हुए बोली। यस मिस रिदा, लेकिन मेरी नहीं हैदर की थी, तो ये यहाँ है। मैं आपको छोड़ देता हूँ, वो बारह आवाज़ में बोला। पर सर हम कैब से चले जाएंगे। रिदा कुछ बोलती रिजा ने उसके मुंह की बात छीन ली। कोई बात नहीं मिस रिजा, मैं छोड़ दूंगा। उसने रिजा का नाम लिया तो उसे बहुत खूबसूरत एहसास हुआ। उसे दिल में रिजा के लिए बहुत हमदर्दी महसूस हो रही थी। उसे अपनी बचकाना बातों पर हैरानगी भी हो रही थी। पर रिजा उनकी बात सुन के हिचकिचाई। अब जब अहद भी इसी तरफ जा रहा है तो वो आपको छोड़ देगा। अहद के एक्सप्रेशंस देख के हैदर शरीर सा मुस्कुराया। उसने रिजा की बात काटी। रिदा हैरान थी बॉस के इस रवैये पर। अहद के साथ तीनों चल रहे थे। रिजा का हाथ रिदा के हाथ में था। अहद का दिल कर रहा था कि वो उसका हाथ थाम ले, लेकिन वो मजबूर था। वो गाड़ी चला रहा था, लेकिन उसकी नज़र मिरर से पीछे बैठी रिजा पे ही थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो किसी एक ही मुलाकात में उसे कैसे इम्प्रेस कर सकता है। उसे लग रहा था कि वो उससे हमदर्दी में सब कर रहा है। वो सबको लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। रिजा, रूशान और रिदा अंदर चले गए। वो भी उनके पीछे चल रहा था।
उसने दोस्त की अम्मी को देखने का झूठ जो बोला था वो उनके आसपास ही था। रिजा का चेकअप हो गया, रश काफ़ी था इसलिए उन्हें काफ़ी देर हो गई। तकरीबन 3 घंटे वहाँ गुजर गए। अहद फिर भी नहीं गया। वो उनके फ्री होने का इंतज़ार कर रहा था। वापसी पे भी अहद रिजा और रिदा को ज़बरदस्ती अपने साथ लाया था क्योंकि शाम हो चुकी थी। सर आपने आज हमारी बहुत हेल्प की है, थैंक यू सो मच सर। रिदा और रिजा का घर आ चुका था। रिदा, रिजा और रुशान उतरे तो रिदा ने उसका शुक्रिया अदा किया कि वो आज सारा टाइम उनके साथ था। रिदा तो उसके रवैये पे हैरान थी, लेकिन उसके दिल में अहद के लिए इज़्ज़त मज़ीद बढ़ गई थी। सर आपने आज हमारी हेल्प की। प्लीज़ सर अंदर आइए ना, अम्मी आपको देख के बहुत खुश होंगी। प्लीज़ सर हमें अपनी मेहमान नवाजी करने का मौका दीजिए। सर प्लीज़ सर मना मत कीजिएगा। रिजा ने उसे इतने खुलूस से कहा। पर मिस रिजा मुझे वापस ऑफिस भी जाना है, वो इतने प्यार से कह रही थी फिर भी उसने इनकार कर दिया। प्लीज़ सर थोड़ी देर की तो बात है। रिदा ने उसकी बात में इजाफा किया। मैं चाय पीऊँगा, अहद ने हल्की सी मुस्कुराहट से कहा। या श्योर सर, वो खुशी से बोली। अम्मी देखिए ना कौन आया है। रिदा ने अंदर दाखिल होते ही अम्मी को आवाज़ लगाई जो किचन में थी। रिजा और रुशान भी अंदर आ चुके थे। अहद बड़ी तासीफ से उस छोटे से घर को देख रहा था जो साफ सुथरा था, हर चीज़ अरेंज थी। कौन है रिदा? वो किचन से बाहर निकलती हुई बोली। वो वाह वो अहद को अजनबी नज़र से देखने लगी। अम्मी ये मेरे बॉस है अहद सर, रिदा ने तारुफ करवाया। अस्सलाम वालेकुम आंटी, उसने मौद्दिब से सलाम किया। रामीन बहुत खुश हुई। वालेकुम अस्सलाम बेटा, उसने जवाब दिया। रिदा ने उसे छोटे से ड्राइंग रूम में बिठा दिया था। रामेन उससे बातें करने लगी। वो मुस्कुराता उन्हें जवाब दे रहा था। उसे सब बहुत अच्छे लग रहे थे। रिदा अहद के लिए चाय का इंतज़ाम करने लगी थी। रिजा कमरे में गई थी चेंज करने। रुशान भी रूम में था। अहद को कॉल आ रही थी, वो अटेंड करने बाहर गया। वापसी पे उसकी नज़र बाहर आती रिजा पे पड़ी जो शायद अभी अभी नहा के बाहर आई थी। उसके बालों से पानी के कतरे गिर रहे थे। अहद की नज़र उस पर टिक गई। वो उसे दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगी। वो हाथ चलाती बाहर की तरफ आ रही थी। उसका पाँव किसी चीज़ से टकराए, वो लड़खड़ाती इससे पहले गिरती। अहद ने उसे थाम लिया। अहद का एक हाथ उसके कंधे पे था, दूसरा उसके हाथ में था। उसने उसे थाम रखा था। आराम से, वो आहिस्तगी से उसे सीधा करता बोला। वो एकदम बौखला गई, लेकिन खुद पे काबू पाती हुई बोली, आप वो हिचकिचाई। आप ठीक है ना? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं, मैं ठीक हूँ, उसने एकदम जवाब दिया। वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अहद अपने उस दिन वाले रवैये से बहुत शर्मिंदा था, इसलिए उससे माफ़ी मांगने का सोच रहा था। उस दिन के बारे में है ना? रिजा ने मुस्कुराते हुए कहा। आपको कैसे पता चला कि मैं वही हूँ जिससे आपकी टक्कर हुई थी? अहद काफ़ी हैरान था, उसने उसे कैसे पहचाना? मैं इंसान को उसकी आवाज़ से पहचान लेती हूँ। मैंने आपकी आवाज़ सुनते ही आपको पहचान लिया था। रिजा मुस्कुरा रही थी, लेकिन अहद को उसकी आंखों में वाज़ेह नमी नज़र आई। रिजा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं अपने उस दिन के वाले रवैये के लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। अहद के लहजे में वाज़ेह नदामत नज़र आ रही थी। अरे नहीं सर, आप प्लीज़ माफ़ी ना मांगे। अगर आपकी जगह कोई और भी होता तो वो भी शायद ऐसे ही बिहेव करता, और वैसे भी मुझे ऐसे रवैयों की आदत हो चुकी है। वो आंसू को छुपाने की नाकाम कोशिश करती हुई बोली। अहद को उसके आंसू बहुत बुरे लग रहे थे। उसकी ग्रे आंखों में वाज़ेह तकलीफ़ थी। अगेन सॉरी रिजा। और अगर वो इससे पहले कुछ बोलता, रिदा उसे ढूंढती वहां आ गई। वो मुस्कुरा दिया। रिदा रिजा का हाथ थाम के उसे अपने साथ अंदर ले गई। चाय पीने के दौरान वो मुसलसल उसे ही देख रहा था। उसकी नज़र एक पल के लिए भी रिजा से नहीं हटी थी। रामेन को तो वो पसंद आया था। इतना हसीन और अमीर होने के बावजूद उसमें उन्हें ज़रा भी गुरूर नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये अहद मजीद का ख़ास करम था उन पर, सिर्फ रिजा की वजह से, वरना तो वो बहुत ही मगरूर था। उसे अपने दिल में रिजा घर करती महसूस हो रही थी। उसकी तकलीफ़ उससे भी बहुत तकलीफ़ दे रही थी। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किश्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। कहानी बहुत प्यारी है, ये सुनने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किश्त में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।